नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए पीटीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपके लिए जीके का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। जीके में आपके 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके और कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस और वर्ल्ड जीके के भी होते हैं। तो देखिए ये 50 प्रश्न आपके लिए एक तरह से मॉडल पेपर है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद से देने का ट्राई करना है। और अंत में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। तो देखिए बिना समय गवाए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप फटाफट क्वेश्चन पढ़कर आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा युग्म असंगत है। तो देखिए चार जो महल दे रखे हैं, महल, इनसे संबंधित ये 4 जिले दे रखे हैं। तो देखिए 3 तो इनमें सही है और 1 गलत है। तो कौन सा गलत है इसमें, कर्ण महल की अगर बात करें तो अपने राजस्थान के बीकानेर जिले में है, बिल्कुल सही बात है, कर्ण महल अपने बीकानेर में है। लालगढ़ की अगर बात करें तो ये भी अपने बीकानेर में है। सुपारी महल की अगर बात करें तो ये अपने सवाई माधोपुर जिले में है, तो ये भी एकदम सही है। लेकिन देखिए अनूप महल अपने बूंदी में नहीं है, अनूप महल अपने कहाँ है, बूंदी में नहीं है, ये भी अपने कहाँ है, बीकानेर में है। अनूप महल अपने बीकानेर में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यह असंगत है। देखिए कर्ण महल आ जाए, लालगढ़ महल आ जाए, अनूप महल आ जाए, ये सभी अपने कहाँ है, बीकानेर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा अपने, सरस्वती तेल क्षेत्र, रागेश्वरी तेल क्षेत्र, कामेश्वरी तेल क्षेत्र, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी ये सभी अपने बाड़मेर में स्थित हैं और ये अपने तेल क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में कोटा 3 दिन तक आज़ाद रहा था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसमें किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में कोटा 3 दिन तक आज़ाद रहा था। तो देखिए इसमें आपने 1857 की क्रांति भी पढ़ी होगी, उसमें लाला जयदयाल और मेहराब खां का नाम आता है। लेकिन देखिए ये अपने 1942 में पूछ रहा है, 1942 में, तो इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा, वेणी माधव शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, वेणी माधव शर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनके नेतृत्व में अपने कोटा 3 दिन तक आज़ाद रहा था, कब, अपने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक कौन थे। देखिए एक प्रश्न हमने काफ़ी बार इसी चैनल पर देख लिया है, आपको आता होगा ये प्रश्न, कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। मेवाड़ का वर्तमान शासन अपने माणिक्यलाल वर्मा इसके लेखक हैं। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, इसके लेखक हैं। इन्होंने इसमें अपने सामंती व्यवस्था का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। सिंपल सा प्रश्न है, सभी को आता होगा दूध बावड़ी। तो देखिए माउंट आबू सिरोही में स्थित है अपने दूध बावड़ी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, माउंट आबू सिरोही में अपने दूध बावड़ी स्थित है। क्वेश्चन 6 है, गीराल ताप विद्युत परियोजना को पानी कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए गीराल ताप विद्युत परियोजना को पानी अगर पूछा जाए तो अपने इंदिरा गांधी नहर से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने कहाँ है, गीराल ताप विद्युत परियोजना अपने बाड़मेर जिले में है, तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सोल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है। राजस्थान में सोल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए सोल्ट म्यूजियम अगर पूछा जाए तो अपने सांबर झील के किनारे स्थित है, सांबर झील के किनारे, तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, सांबर झील के किनारे। क्वेश्चन 8 है, किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देखिए राजस्थान की सभ्यता से एक प्रश्न तो हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो देखिए शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष अपने कहाँ से मिले हैं, जोधपुरा से मिले हैं, जोधपुरा। और देखिए जोधपुरा नाम देखते ही अगर पूछा जाए किस जिले में, तो आपको जोधपुर नहीं करना है, जोधपुरा आपने अभी वर्तमान में अगर बात करें तो जयपुर जिले में, जयपुर जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, जोधपुरा अपने जयपुर जिले में है और यहाँ पर अपने शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है, द्वितीय शंकराचार्य किसे कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, द्वितीय शंकराचार्य
संत दीपा, संत धन्ना जी, सुंदरदास जी या रजब जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करते हुए चलिए और बता दीजिए इसका आंसर। तो देखिए संत सुंदरदास जी को अपने द्वितीय शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए संत रजब जी की अगर बात करें तो इनके बारे में भी एक प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से लोक संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे? तो देखिए आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन है? अपने संत रजब जी। और दूसरा शंकराचार्य अगर पूछा जाए तो अपने कौन है? संत सुंदरदास जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, संत सुंदरदास जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है रानीगंज एवं जरिया खनिज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? रानीगंज एवं जरिया खनिज क्षेत्र। तो देखिए ये अपने कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है। रानीगंज अगर पूछा जाए तो ये कहाँ है? अपने बिहार में। रानीगंज कोयला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो कहाँ है? अपने बिहार में। और जरिया खनिज क्षेत्र अपने कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में ये स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोयला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कोयला। अगला प्रश्न है राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं? तो देखिए राजस्थान में ऐसा कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है? तो देखिए माउंट आबू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, माउंट आबू। माउंट आबू अपने जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अपने उड़न गिलहरी के लिए अगर पूछा जाए तो कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य अपने उड़न गिलहरी इसके लिए प्रसिद्ध है। और जंगली मुर्गों के लिए अपने माउंट आबू प्रसिद्ध है। बणी ठणी कौन थी? तो देखिए राजस्थान की चित्रकला शैली से ये प्रश्न है अपने, बणी ठणी कौन थी अपने? तो देखिए नागरी दास, जिनको सावंत सिंह के नाम से भी जानते हैं, इनकी प्रेमिका थी अपने। तो इसको अपने भारत की मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं इसको, बणी ठनी को। भारत की मोनालिसा अगर आ जाए तो ये अपने बणी ठनी चित्र को कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनजाति उप योजना क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो देखिए जनजाति उप योजना क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसकी अगर डिटेल में बात करें तो जनजाति उप योजना अभी वर्तमान में 6 जिलों में चल रही है। 6 जिले कौन कौन से? एक तो अपने डूंगरपुर हो गया, सिरोही हो गया, बांसवाड़ा हो गया, इसके अलावा अपने चौथा उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और राजसमंद हो गया। ये 6 जिले हैं। तो इसमें अपने भीलवाड़ा का नाम नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भीलवाड़ा इसमें शामिल नहीं है। 6 जिले हैं अपने डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो भीलवाड़ा इसमें नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महिला ने सीकर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए सीकर किसान आंदोलन में अगर पूछा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका अपने, तो देखिए दुर्गा देवी अपने सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। किशोरी देवी ये भी अपने सीकर या शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है। उत्तमा देवी भी हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये तीनों महिला अपने सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 15 है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसको अपने आफरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ स्थित है? तो देखिए अगर आफरी आ जाए, आफरी या फिर आ जाए काजरी, तो ये दोनों अपने कहाँ है? जोधपुर में है, जोधपुर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आफरी आ जाए या काजरी आ जाए तो अपने जोधपुर में है। ऑप्शन डी सही आंसर है। और आफरी का पूरा नाम अपने क्या है? अपने शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है गहरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिए गहरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था अपने? अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। गहरी जिसको ग्रह कर भी बोलते हैं। और देखिए चारागाह कर भी लगाया था इसने, चारागाह कर। तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 17 है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने व उसके सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसको आगरा शहर की नींव डालने का श्रेय जाता है और सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो देखिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी अपने सबसे पहले किसने बनाई थी? अपने सिकंदर लोदी ने। 1504 में इसने आगरा की नींव डाली थी और 1506 में ये दिल्ली की जगह अपने आगरा को राजधानी बनाता है। तो सिकंदर लोदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए सिकंदर लोदी ने एक दुर्ग का निर्माण भी कराया था यहाँ पर आगरा में, बादलगढ़ किला। बादलगढ़ किला अगर पूछ ले, बादलगढ़ किला, तो ये भी अपने सिकंदर लोदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इब्न
इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए इब्न बतूता भारत में अगर बात करें तो ये अपने मोहम्मद बिन तुगलक के समय आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अपने मूल रूप से इब्न बतूता अगर पूछा जाए तो ये कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का। और अपने मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और इसकी एक पुस्तक है, पूछा जाता है अपने रहला किसकी पुस्तक है? रहला। तो ये भी अपने इब्न बतूता की पुस्तक है। रहला पुस्तक के लेखक कौन है? अपने इब्न बतूता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया था जहांगीर की अनुमति से। जहांगीर की अनुमति से अपने अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 20, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। अपने निर्माता और जो उनके स्मारक हैं ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए बाबर की अगर बात करें तो देखिए जामा मस्जिद, दीन पनाह, जहांगीरी महल और अकबर के मकबरे में क्या निर्माण कराया है अपने? तो जामा मस्जिद जो अपने संभल में है इसका निर्माण किसने कराया है? बाबर ने कराया है। हुमायूं ने अपने दीन पनाह नगर इसका निर्माण कराया है अपने दिल्ली में दीन पनाह नगर। अकबर ने अपने जहांगीरी महल का निर्माण कराया है अकबर ने। और देखिए जहांगीर की बात करें तो अकबर के मकबरे का निर्माण किसने कराया है? अकबर के मकबरे का निर्माण अपने तो ये जहांगीर ने कराया है। तो ये चारों सही सुमेलन है इसके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र अपने कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है, गाजीपुर में। और देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, 2 बार अपने बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। तो आप ध्यान रखिए गाजीपुर में इसकी कब्र स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी? तो देखिए किसके शासनकाल में? अपने लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंग। तो देखिए इसका पूरा नाम है लॉर्ड विलियम बेटिंग का। तो अपने इसके काल में अंग्रेजी शिक्षा भारत में आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और राजगुरु की फांसी। तो देखिए इनमें इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, हमें सही काल के अनुसार इनको जमाना है। तो देखिए 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये अपने कब हुआ था? 1929 में हुआ है, ये डेट दे रखी है यहाँ पर। और देखिए गांधी इरविन समझौता अगर देखा जाए तो अपने 5 मार्च 1931 के दिन हुआ था, 5 मार्च 1931 के दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन अगर देखा जाए तो ये अपने 26 मार्च 1931 के दिन हुआ था। और देखिए भगत सिंह, राजगुरु इनको फांसी अपने कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 के दिन। तो देखिए सबसे पहले तो अपने लाहौर अधिवेशन हो गया, उसके बाद अपने क्या आएगा इसमें? यह आ गया अपने गांधी इरविन समझौता। उसके बाद अपने 23 मार्च आ रहा है ये, तो ये अपने ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद अपने ये कराची अधिवेशन ये 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। सबसे पहले ये 1 2 फिर 4 ये 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। तो इस कौन से ऑप्शन में? ये फर्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा है। तो 1 2 4 3 ये सही काल के अनुसार है। ये देखिए सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। तो इनको आप ध्यानपूर्वक देखिए, ना सिर्फ मॉडल पेपर के तौर पर आपको इनको याद भी करना है और अच्छे से देखना है। यहाँ से प्रश्न अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, यानी कि आलोचना की थी? तो देखिए ये अपने मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के अपने खिलाफत आंदोलन में जाने की आलोचना की थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एमएन जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इनको सही सुमेलित करना है, सॉरी कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने, बिल्कुल की है। 1828 में अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय ने अपने ब्रह्मा समाज की स्थापना की है। कहाँ की है? अपने बंगाल में ब्रह्मा समाज की स्थापना की है। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो 1875 में इन्होंने बम्बई में क्या किए हैं?
1875 में आर्य समाज की स्थापना की है, ये भी एकदम सही बात है। स्वामी विवेकानंद अपने रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना की है। लेकिन देखिए महादेव गोविंद रानाडे अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना नहीं करते हैं, तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। राजा राम मोहन राय अपने ब्रह्म समाज 1828 बंगाल। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं, कब करते हैं? अपने 1875 में, ये भी आप ध्यान रखें। विवेकानंद अपने रामकृष्ण मिशन, ये तीनों सुमेलित हैं और ये तीनों कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हरिजन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? देखिए संस्थापक नहीं पूछा है, अपने संस्थापक अध्यक्ष पूछा है। हरिजन सेवा संघ के अपने संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो अपने थे अपने महात्मा गांधी, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया था? अध्यक्ष तो जी डी बिरला को अपने अध्यक्ष बनाया था और महात्मा गांधी इसके संस्थापक है, महात्मा गांधी। तो आप ध्यान रखें महात्मा गांधी तो संस्थापक अगर पूछा जाए तो, और पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अपने जी.डी. बिरला हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस पहली बार तो अध्यक्ष अपने कब चुने गए थे? हरिपुरा अधिवेशन में चुने गए थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, 1938 में। लेकिन दूसरी बार अगर पूछा जाए तो अपने त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आप ध्यान रखें दूसरी बार अपने सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे अध्यक्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। अगला प्रश्न है वन हास का मुख्य कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास व कृषि विकास। तो देखिए वन हास के अगर देखें तो चारों कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या है? तो देखिए वर्तमान संदर्भ में जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उनके पालन पोषण के लिए, खाने के लिए अधिक अनाज की आवश्यकता होती है, तो कृषि का विकास भी अधिक हो रहा है। तो सबसे अधिक वन हास का मुख्य कारण क्या है? अपने कृषि विकास। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मुख्य कारण अगर देखा जाए तो इन चारों में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 29 कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है? अपने वायु प्रदूषण। इन सभी से क्या होता है? अपने वायु प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या पीपल। तो देखिए बबूल, नीम और पीपल ये तीनों क्या है? पारिस्थितिकी मित्र है, लेकिन यूकेलिप्टस अपने पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, क्योंकि देखिए ये किसी भी ज़मीन में उग जाता है, जैसे बंजर भूमि में भी इसको उगाना चाहे तो उग सकता है, लेकिन ये क्या है? जल की मात्रा अधिक होती है, इसके जल की मात्रा का ये शोषण अधिक करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आतंकवादी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपने पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको अगर पूछा जाए आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं, तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ये अपने कुछ दर्रे दे रखे हैं, इनके राज्य से सम्मिलित करना है दर्रे को। तो देखिए बनिहाल दर्रा की अगर बात करें, बनिहाल दर्रा तो ये अपने जम्मू कश्मीर में है, आप सीधा ध्यान रखें। नाथुला दर्रा ये काफ़ी बार पूछा गया है, अपने सिक्किम में है। नीति दर्रे की अगर बात करें तो उत्तराखंड में है, और सिपकिला अगर इसकी बात करें, सिपकिला की तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। बनिहाल दर्रा अपने कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नाथुला अपने सिक्किम, नीति अपने उत्तराखंड और सिपकिला अपने हिमाचल प्रदेश में है। इसका सही सम्मेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं? तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ते ही बहुत सारे आंसर अपने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अपने जल वाष्प होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। CO2 तो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन भी है, ओजोन भी है, लेकिन सर्वाधिक रूप से अगर प्राकृतिक रूप से अगर बात करें तो अपने जल वाष्प हैं, क्योंकि देखिए ये अपने प्राकृतिक रूप से भी होती हैं, लेकिन मानव क्रियाकलाप के द्वारा भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन जल वाष्प अपने ये हो जाएगा प्राकृतिक रूप से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ऐसे ही अगर पूछा जाए तो अपने कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है तांबे के क्षेत्र को इनके राज्य से सम्मिलित करना है। तांबे का क्षेत्र ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो देखिए चंदरपुर अपने कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। हासन क्षेत्र अपने कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। खम्बान क्षेत्र कहाँ स्थित है? अपने खम्बान ये अपने आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और खेतरी, देखिए खेतरी या फिर खेतड़ी जो अपने राजस्थान से संबंधित हैं, खेतड़ी झुंझुनू में, ये अपने राजस्थान से संबंधित हैं, तो ये इसका सही सम्मेलन हो जाएगा। चंदरपुर अपने महाराष्ट्र में है, हासन अपने कर्नाटक में है, खम्बान अपने कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, और खेतड़ी अपने राजस्थान में है।
ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 34, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो देखिए फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेकाल झील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बेकाल झील अपने विश्व की सबसे गहरी झील है और साइबेरिया में स्थित है। अपने रूस का जो साइबेरिया है उसमें स्थित है बेकाल झील। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, जो ये शिप यार्ड दे रखे हैं, शिप यार्ड से संबंधित अपने राज्य यहाँ सुमेलन करना है अपने। तो देखिए अपने अगर बात करें हिंदुस्तान शिप यार्ड की, हिंदुस्तान शिप यार्ड तो ये अपने कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में मझगांव डॉक्स की अगर बात करें, मझगांव डॉक्स तो ये अपने महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सुमेलन। कोचिन शिप यार्ड की अगर बात करें तो ये अपने केरल हो जाएगा। और अपने गार्डन शिप रीच की अगर बात करें तो ये अपने पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वापस देख लीजिए, गार्डन रीच अपने कहाँ है, पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान शिप यार्ड अपने आंध्र प्रदेश में है। मझगांव डॉक्स अपने महाराष्ट्र में है और कोचिन अपने कहाँ है, केरल में। ये सही सुमेलन हो जाएगा। या आप देख सकते हैं आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और हमने पिछले मॉडल पेपर में भी बात की थी। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था पीटीटी एग्जाम में। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है अपने, ये अपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके बीच में स्थित है। और आंध्र प्रदेश अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो वहाँ पर, और कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर अपने, कृष्णा नदी पर ये बांध बना हुआ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों के बाद? तो देखिए भारत में वित्त आयोग का गठन अपने 5 वर्षों के बाद किया जाता है। प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत अपने वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति? तो देखिए अनुच्छेद 280 के तहत अपने ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 5 वर्षों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें भी देखिए हमें सुमेलित करना है। क्वेश्चन 38 में ये वैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं और इनके सिद्धांत दे रखे हैं, ये सुमेलित करना है अपने। तो देखिए वैज्ञानिक अपने अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने कौन सा आविष्कार किया था आपने? तो देखिए डायनामाइट का आविष्कार किया था अपने अल्फ्रेड नोबल ने, डायनामाइट का। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने किसका आविष्कार किया था अपने? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। चार्ल्स डार्विन अपने विकास के सिद्धांत देने वाले हैं। विकास का सिद्धांत अपने किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। और अपने मैडम क्यूरी अपने रेडियम का पृथक्करण इसके लिए जाने जाते हैं। तो अपने ये सही सुमेलन हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल अपने डायनामाइट, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने पेनिसिलिन, डार्विन अपने विकास का सिद्धांत और क्यूरी अपने रेडियम का पृथक्करण। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है यदि खतरा है किसका? बाहरी आक्रमण का खतरा है। तो देखिए बाहरी आक्रमण का खतरा हो तो अपने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। आंतरिक अशांति, तो देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अपने आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर अपने सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया है। तो सशस्त्र विद्रोह होगा, बाहरी आक्रमण होगा। और देखिए सांप्रदायिक संघर्ष के में अपने आपातकाल नहीं घोषित किया जा सकता। अगर सांप्रदायिक संघर्ष में अपने सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो किया जा सकता है, लेकिन सांप्रदायिक संघर्ष में नहीं किया जा सकता। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 40, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है अपने? तो देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए बाकी ऑप्शन आप ढंग से पढ़ सकते हैं, मैं इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका भी समय खराब नहीं हो। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए सामूहिक उत्तरदायी। तो देखिए सामूहिक उत्तरदायी अपने दोनों जगह हैं, ये तो अंतर का बिंदु नहीं है। न्यायिक समीक्षा भी, तो देखिए न्यायिक समीक्षा अपने ये अंतर का बिंदु है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका दोनों जगह हैं। वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालिका भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, लेकिन न्यायिक समीक्षा ये दोनों को अंतर करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है अपने? तो देखिए भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार अपने क्या है अपने? ये अपने विधिक अधिकार है, यानी कि एक अधिनियम के अंतर्गत है ये अपने मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो देखिए, समाजवाद, ग्राम स्वराज्य, पंथ निरपेक्ष व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जोड़ा गया था, लेकिन देखिए ग्राम स्वराज्य ये नहीं जोड़ा गया था। तो अपने 1, 3 और 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये जोड़े गए थे 1, 3, 4, ये अपने 1, 3, ये ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, अपने ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1, 3, 4 जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 53(1) में निहित है, 53(1) में, अनुच्छेद 53(1) में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो देखिए, निर्वाचन आयोग का प्रावधान अपने अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो ऑप्शन अपने डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई है किसके द्वारा? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा अपने किसके द्वारा की गई है? अपने 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो देखिए, आर्थिक समीक्षा को तैयार और अपने जो वित्त का लेखा जोखा वित्त मंत्रालय के पास होता है, तो ये तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंधित रखता है? तो देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने ईस्ट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, सहायक संधि, देखिए अपने भू राजस्व नीति बतानी है, भू राजस्व नीति। तो भू राजस्व नीति अपने महलवाड़ी बंदोबस्त व रेतवाड़ी जमींदारी बंदोबस्त, ये सभी अपने किसके द्वारा लाई गई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 49 है, भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? तो देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज अपने भारत के 4 बड़े शहरों महानगरों को जोड़ता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये इसमें भी हमें सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। जो अपने ब्रिटिश नीतियाँ थी तो उनके दीर्घकालीन परिणाम क्या रहते हैं अपने? तो देखिए, कृषि भूमि बंदोबस्त के कारण अपने क्या हो गया था? अकाल और लोकगत हुआ था, अकाल और लोकगत। फूट डालो राज करो नीति, इससे अपने विभाजन हुआ था, विभाजन। और देखिए, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को बाहर रखना, इसके कारण अपने क्या है? भारतीय मध्य वर्ग का विसंबंधन हो गया था, सरकारी नौकरियों में अपने भारतीयों को बाहर रखना, भारतीय मध्य वर्ग का विसंबंधन। और युद्ध एवं विजय अपने ग्रह प्रभारों में वृद्धि, ये हो जाएगा इसका सही सम्मेलन। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने जीके, जिसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके, वर्ल्ड जीके सभी क्वेश्चन शामिल थे। तो पीटीटी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम हिंदी के, रीजनिंग के, शिक्षण अभिरुचि के इनके मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आपके आ रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना है। अच्छा लगा है तो लाइक करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।